सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड समझेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो डेरिवेशंस होता है उसको भी करेंगे, और एक टॉपिक है जिसमें कि हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, दैट कि आखिर ग्रेविटेशनल फील्ड में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो सारा टॉपिक एक एक करके करेंगे। हाँ, एक और बात हम बता देना चाहते हैं कि इससे पहले बहुत सारा टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे कि शुरू में तो इंट्रोडक्शन किए कि आखिरकार ये ग्रेविटेशन चैप्टर आया कैसे, उसका पूरा हिस्ट्री क्या था, है ना। उसके बाद हम लोग फिर जा कर के पोटेंशियल समझे, है ना। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी समझ गए हैं। तो अब बात आ गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो उसको अच्छे से हम लोग आज समझते हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ हो गया हम लोग का, ठीक है, ये अर्थ हो गया। तो आपको भी पता है कि जितना भी बॉडीज है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप सन का बात कीजिए, तो ये सन है और ये हमारा अर्थ है। अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। आपको भी पता है कि दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फील्ड आखिरकार क्या है, फील्ड किसको बोलेंगे। देखिए, फील्ड का मतलब आपको पता है कि एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये क्रिकेट फील्ड है, ये फुटबॉल का फील्ड है। तो ये फील्ड क्या है वहाँ पे, तो एक ग्राउंड है बड़ा सा, एक एरिया है बड़ा सा, एक स्पेस है, एक जगह है बड़ा सा, उसको बोला गया कि ये फील्ड है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो कोई भी मास लेते हैं अगर, तो उस मास के चारों तरफ एक एरिया माना जाता है, एक स्पेस माना जाता है, जिस एरिया में उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट को फील करेगा कोई दूसरा बॉडी। जैसे मान लीजिए कि आप अगर अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो अर्थ आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाने का जो क्षमता है वो सीमित है एक एरिया तक, एक फील्ड तक। समझ रहे हैं बात। जैसे मान लीजिए कि आप इसमें हैं, मान लीजिए आप चले गए जुपिटर में, ठीक है। तो जुपिटर में अगर आप हैं तो वहां पर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ी फील करिएगा, वहां पर तो जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करिएगा, क्योंकि जो बॉडी है वो जुपिटर का जो क्षेत्र है, जुपिटर का जो एरिया है, जुपिटर का जो फील्ड है, उसके अंदर में आ रहा है ना। तो इसी तरह से मान लीजिए कि आप मून के ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए हैं, तो मून का फील्ड ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। आप अर्थ के ज़्यादा नज़दीक हैं तो अर्थ का जो फील्ड है वो ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक क्वांटिटी है जिसका डेफिनेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, सबसे आसान जो डेफिनेशन होगा वही हम लिखे हैं यहाँ पे, कि दी स्पेस माने जगह, अराउंड एनी मास, किसी भी मास के चारों तरफ जो जगह होता है जिसमें उस मास की वजह से आपको ग्रेविटेशनल का फोर्स जो है फील हो, उस एरिया को, उस स्पेस को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल ई लेते हैं, बहुत सारा जगह पे आई भी लिखता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। आप सपोज करिए कि ये अर्थ है और अर्थ का जो मास है ना वो है कैपिटल एम। अब यहाँ पर एक बॉडी है, इससे कुछ कितना दूरी पे, तो मान लीजिए कि जो इसका सेंटर है उससे आर डिस्टेंस पर एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल एम, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिए कि अर्थ का मास कैपिटल एम है और इससे, इसके सेंटर से आर दूरी पर एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल एम। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि अर्थ उस बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगा, तो आप बोलिएगा कि फोर्स जो लगाएगा वो होगा जी m1 m2 माने mm बाई दूरी r स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा। तो इसमें से आप देख रहे होंगे कि अगर ये वाला क्वांटिटी को ध्यान से देखा जाए, इसको अगर सेपरेट कर दिया जाए, ठीक है, तो इसमें g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है मास अर्थ का, और ये r है कि कहाँ पर बॉडी स्मॉल m कितना दूरी पे रखा हुआ है, ये है स्मॉल r। तो यही जो टर्म है ना, यही आपका डिफाइन होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं।
फॉर्मूला बता रहे हैं, डेफिनेशन तो पहले ही बता दिए, मतलब उसका हम समझा दिए। अभी फॉर्मूला इसी से देखिए, ये जो टर्म है ना, ये तो आपका बॉडी का मास हो गया स्मॉल m, तो ये जो टर्म जो देख रहे हैं आप, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इससे इसको हम लिख देते हैं, E लिख देते हैं, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ई। ई क्या है, तो ई यहाँ पर ये वाला टर्म है जिसको हम लोग नाम दिए हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखिए फोर्स भी एक वेक्टर है और ई जो है वो भी एक वेक्टर है, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर बताइएगा, तो देखिए इसका डायरेक्शन वही होगा जिधर फोर्स लग रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये r दूरी पर अगर हमको अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि इस बॉडी पर फोर्स भी इधर ही लगता। अगर यहाँ पर m मास का बॉडी हम लोग रख रहे थे तो उसको अर्थ अपने तरफ खींच रहा था सेंटर की तरफ, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि उस जगह पर, उस पॉइंट पर अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आपको बताना है, तो ये वैल्यू हो जाएगा, ये वाला जो सर्कल किए हैं ना, ये उसका वैल्यू हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगा, तो सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको डिनोट करेंगे ई से, और इसका डेफिनेशन होगा कि किसी भी मास के चारों तरफ एक ऐसा जगह होता है, कि ऐसा स्पेस होता है जिसमें उस मास का प्रभाव जो फोर्स लगाएगा किसी दूसरा बॉडी पे वो फील किया जा सकता है, समझ गए। और इसका फॉर्मूला होगा Gm। m क्या है, कैपिटल M क्या है, जिसका फील्ड आपको निकालना है, R क्या है, जितना दूरी पे निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया F इक्वल टू M इंटू ई। इस E का डायरेक्शन क्या होगा, तो जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगा। तो यहाँ से आपको इतना समझ आ गया कि अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है तो आप लिखिएगा फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास। तो देखिए इसका डेफिनेशन, एक डेफिनेशन और होता है जो किताब में दिया रहता है, वो इससे आता है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, या फिर फोर्स पर यूनिट मास, ये भी होता है। अब आ जाते हैं कि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड का जो यूनिट है वो कितना है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट इससे अगर आप लिखिएगा ना तो ये न्यूटन बाई केजी हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एसआई यूनिट और मास का होता है केजी। तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर केजी लिखिएगा। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज न्यूटन पर केजी। तो ये पूरा आपको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर दे दिए। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कोई भी बॉडी पर अर्थ जो फोर्स लगाता है उसको वेट बोलते हैं और वो mg होता है, ठीक है। और अभी हम लोग इससे भी ये भी लिखें कि F इक्वल टू जो फोर्स होता है वो Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर भी होता है। तो अगर इन दोनों को हम लोग इक्वेट करें, इक्वल करेंगे, तो देखिए mg इक्वल टू Gmm बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ से अगर m कैंसिल कर दीजिएगा तो G इक्वल टू कितना आ जाएगा, Gm बाई आर स्क्वायर। तो ये जो स्मॉल g है यहाँ पे, इसको बोला जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हम लोग जब काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे थे उसमें भी बताए थे कि स्मॉल g का क्या मतलब है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है और इसका भी फॉर्मूला सेम होता है जो ग्रेविटेशनल फील्ड का है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि क्या स्मॉल जी और ग्रेविटेशनल फील्ड ये दोनों एक ही चीज़ है क्या, तो आपको बोलना नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। भले इसका फॉर्मूला एक ही है, भले इसका डायरेक्शन एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। स्मॉल जी एक एक्सेलरेशन है जो किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी पर प्रोड्यूस करता है अर्थ अपने फोर्स की वजह से, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड अलग चीज़ है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, तो किसी मास की वजह से कुछ दूरी पर उसका जो प्रभाव है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, उसको मेजर करने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड एक क्वांटिटी जो है बनाया गया है। समझ गए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक जगह है, ये जगह आप जो देख रहे हैं, तो ये जगह पर कोई मास नहीं है, यहाँ पर कोई मास नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे फील्ड है या नहीं है,
अर्थ का यहाँ पर फील्ड है ये खाली जगह पे, तो हाँ अर्थ का फील्ड यहाँ इस खाली जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। बस आपको यहाँ पर एक तो मास रख के देखना है। जैसे मान लीजिए कि हम इस जगह पर कुछ रख देते हैं, चलिए यही है मेरे पास, ये कागज का टुकड़ा है। देखिए ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पर अर्थ का फील्ड है, हम उसको देख नहीं पा रहे, लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। हम अगर इस जगह पर एक तो ऐसे मास रख देंगे और छोड़ देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अर्थ का प्रभाव है, अर्थ का एक इफेक्ट है इस जगह पर, और उसको फील करने के लिए एक तो मास रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फोर्स बाय मास, ठीक है। किसी भी मास पे कितना फोर्स लग रहा है वो डिवाइडेड बाय उस बॉडी का मास को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको किसी भी जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है मिल जाएगा। अब इसी फॉर्मूला में जो हम लोग का ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला आया है वो क्या है, E = gm/r², और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो मान लीजिए ये सेंटर O है और ये पॉइंट P है, तो इसका डायरेक्शन होगा P से O, ठीक है, P से O। ये आपको याद रखना है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखिएगा। हाँ बहुत सारा जगह पर ऐसे भी लिखा रहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड = gm/r², O से P लिख करके आगे में माइनस लगा देगा, बात बराबर है। अब डायरेक्शन P से O होगा, ठीक है, तो यहाँ प्लस लिखें। अगर हम चाहते हैं कि O से P लिखें तो ठीक है लिखेंगे भाई, लेकिन आगे एक तो माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम फॉर्मूला है। तो मेन जो मैग्नीट्यूड है वो ये है gm/r², ठीक है, जिसमें कि कैपिटल M वो मास है जिस बॉडी का फील्ड निकालना चाहते हैं, और स्मॉल r वो दूरी है कि कितना दूरी पर आप ग्रेविटेशनल फील्ड को जो है निकालना चाहते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे, इसका यूनिट समझ गए होंगे, डायरेक्शन समझ गए होंगे, डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि स्मॉल g और ये ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों का फॉर्मूला एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन अगर बात करें समझने की तो दोनों एकदम अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखिए हम आपको अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। पिछला क्लास में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कराए थे और सारा डेरिवेशन जो है करके बताए थे, पूरा जितना भी है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक पॉइंट मास की वजह से कितना होगा, एक रिंग की वजह से कितना होगा, है ना, उसके बाद फिर स्फेरिकल शेल की वजह से कितना होगा, सॉलिड स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, ये सब पिछला क्लास में हो गया है, उसको देखिएगा जरूर, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी इस टॉपिक की बात अगर करें तो रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, ये रिलेशन क्या है भाई, तो जैसे मान लीजिए कि आप अगर बोलेंगे कि वो जो है वो आपके बहन का भाई है, ठीक है, तो आपका क्या लगेगा, अरे आपका भी भाई लगेगा, एक रिलेशन है ना आप में उसमें भी। तो उसी तरह से जैसे आपको अगर हम बताएं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखे थे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला था gm/r, ठीक है, gm/r, और इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं लेकिन उसको आप ग्रेविटेशनल ही समझिएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या था, gm/r²। ये देखिए ये दोनों फॉर्मूला में आपको कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, कैसे कि ये g यहाँ पर भी है, ये मास यहाँ पर भी है, ये r यहाँ पर भी है, अंतर है कि ये r² है और यहाँ पे r है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो क्या रिलेशन है, तो देखिए हम बता रहे हैं, अगर आप यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए v को r के टर्म में, तो dv/dr = ये हो जाएगा -gm, तो कांस्टेंट है, और 1/r का हो जाएगा -1/r², ठीक है। तो ये आपको आ जाता है gm/r², ठीक है। लेकिन ऐसे हम आपको बस समझा रहे हैं, ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में, बस हम समझा रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिलेशन तो इसमें आएगा, तो उसी को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो देखिए एग्जाम में कैसे लिखिएगा और आपको याद कैसे रखना है। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए एक तो मास हम लोग के पास है, ये जैसे ये मास है, ठीक है, इसका मास है कैपिटल M। अब इसका सेंटर से r डिस्टेंस पर, सपोज करिए r डिस्टेंस पर हम यहाँ पर एक मास स्मॉल m रख दिए, तो इस स्मॉल m मास पर जो फोर्स लगेगा
वो फोर्स हो जाएगा m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी हम पढ़ाए ये वाला फॉर्मूला है ना, अभी हम बताए थे, उसमें रिकॉल करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो इतना फोर्स इस वाला मास पे लगेगा, है कि नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर सपोज करिए कि इस मास पर अगर हम लोग फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा, अट्रैक्शन होता है ना, तो ये फोर्स हो गया, ठीक है, ये हो गया फोर्स लग रहा है उस मास पे। अभी ये r डिस्टेंस पर है। सपोज करिए कि हम इसको शांति से नहीं रहने दिए और हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिए, r से थोड़ा आगे बढ़ा दिए, कितना dr, मतलब ये जो मास यहाँ पर रखा हुआ था, ये जो मास यहाँ पे रखा हुआ था उसको ले गए यहाँ, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग दिए हैं, ठीक है। तो ये फोर्स क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, हम सब लिख दे रहे ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई m ड्यू टू कैपिटल M, है ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई m ड्यू टू कैपिटल M। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ डिस्प्लेस मतलब मूव कराना, आगे ले जाना। नाउ डिस्प्लेस m फ्रॉम r से r प्लस dr, मतलब कि पहले r पर था, अब डिस्प्लेस करके ले गए हैं थोड़ा dr आगे, मतलब r से उसका पोजीशन को बदल के r प्लस dr कर दिए। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ फोर्स लग रहा है, और अगर फोर्स लगेगा तो वर्क डन तो होगा ना भाई, डिस्प्लेसमेंट कराइएगा तो, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फोर्स F लग रहा था, हम इसके ऑपोजिट में यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हैं, तो हमको एक तो फोर्स दे करके यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो वो वाला वर्क कितना होगा देखिए, तो वो मान लीजिए dw, स्मॉल वर्क है इसीलिए dw। तो ये dw क्या है, तो वर्क डन जो है, ये वर्क डन है, वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन जो है dw मान रहे हैं, स्मॉल वर्क डन है इसीलिए dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना है me, तो फोर्स me डॉट f डॉट dr होता है ना, वर्क क्या होता है f डॉट dr, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहे हैं, ये स्केलर है। तो देखिए फोर्स डॉट dr, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग कर दिए वर्क डन। अब अगर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वो कितना होगा, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़े होंगे, हम पढ़ाए थे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब जो भी वर्क डन करता है कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है माइनस ऑफ डेल्टा U। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो वो माइनस W होगा ना जी। तो देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिखेंगे तो du होगा, वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ dw के बराबर, मतलब कि इसका नेगेटिव माइनस ऑफ m e डॉट dr, ठीक है। देखिए अभी कुछ भी नहीं किए ज़्यादा, इसी को बस आगे नेगेटिव लगा करके हम लिख दिए, इतना आप समझ गया ना। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा बाबू, तो पोटेंशियल वाला टॉपिक में हम पढ़ाए थे कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास इज पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगला कि चेंज इन पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पूरा नहीं लिख रहे हैं, खाली पोटेंशियल लिख रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल को हम dv से दिखाएंगे, तो dv इक्वल टू du बाई m। अब ये du कितना है, तो du इतना है माइनस m e डॉट dr, ठीक है। तो माइनस m e डॉट dr में आप डिवाइड कर दीजिए m से,
तो ये m और m कट जाएगा, तो आपका dv कितना आएगा, आपका dv आ जाएगा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। समझ गए? यही जो है ना, यही आपका रिलेशन होता है चेंज इन पोटेंशियल में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में और ग्रेविटेशनल फील्ड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। तो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, बहुत सारा जगह पे ऐसे भी लिखा रहेगा E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, ऐसे भी बहुत सारा जगह पे लिखा रहेगा, वो बात वही है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, बस इसमें थीटा का वैल्यू 0 है, तो E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। और हाँ, अब बहुत सारा बुक में इसका एक तो नाम भी दे देगा, इसको नाम दे देगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट में आप देखिए किसी भी चीज का चेंज अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में होता है ना, तो उसको ग्रेडियंट बोला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे डी थीटा बाई डी आर रहता ना, तो उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल देते। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वांटिटी का चेंज अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में रहता है ना, तो उसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कह देते हैं, मतलब ग्रेडियंट कह देते हैं। अब यहाँ पोटेंशियल का चेंज है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये रिलेशन है हम लोग का ग्रेविटेशनल फील्ड में और पोटेंशियल में। ठीक है, पोटेंशियल स्केलर है, ये पढ़ाए थे आपको, तो ये इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको एक रेंज दिया हुआ है, रेंज का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग ये मास कितना लिए थे, ये मास को लिए थे ना कैपिटल M। अब इससे हम लोग r डिस्टेंस पे एक बॉडी रखे थे स्मॉल m। मान लीजिए कि हम इसको m को ले जा रहे हैं फ्रॉम r1 से r2। ठीक है, m इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम r1 से r2। पहले ये r1 दूरी पे था, अब हम लोग इसको ले गए r2 दूरी पे। तो इसी इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम कहाँ से 1 से 2, है ना, 1 पोजीशन पे पोटेंशियल और 2 पोजीशन पे पोटेंशियल, इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अब इसमें r का वैल्यू इनिशियली r1 था, जो हो जा रहा है r2। समझ गए? तो देखिए dv का इंटीग्रेशन v ही होगा, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे ही रहने दीजिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसको बनाइएगा। सो ई डॉट डी आर, ये r1 से लेके r2 तक। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला भी सेम है। आप अगर पहला वाला याद रखते हैं तो आप इसको भी समझ जाइएगा कि बस खाली हमको पोजीशन बता दिया कि r1 से r2 जाना है, तो हम ऐसे करके निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल ऐसे निकालेंगे। समझ गए? अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, मतलब कि हम ये इन्फिनिटी से किसी दूरी पर ले जा रहे हैं। इन्फिनिटी पे था, माने बहुत दूरी पे था m, और उसको ले जा रहे हैं r पे। तो यही फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा कि ये हो जाएगा 0, क्योंकि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता है। ये v हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, जिसमें कि पोजीशन हो जाएगा इन्फिनिटी से r। समझ गए? तो देखिए सारा एक ही फॉर्मूला है, बस अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। मेन ये है, ये याद रहेगा तो आप कोई भी सवाल या कोई भी फॉर्म को ला सकते हैं। तो इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगला समझाने जा रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है और उसके टर्म्स में अगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे। देखिए अगला हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपका ये जो भी काम हो रहा था, ये तो देखिए हम क्या कर रहे थे, मास से या तो आगे या फिर पीछे ले जा रहे थे। स्मॉल m मास को कैपिटल M से या तो आगे ले जा रहे थे दूर, या फिर सामने ला रहे थे, है ना, पास में ला रहे थे। अगर मान लीजिए कि जो हम लोग बात कर रहे हैं पूरा 3D प्लेन में बात हो रहा है, 3D प्लेन में बात होगा। अब अर्थ का आप ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू देखिएगा तो चारों तरफ ना होगा जी, पूरा 3D में ना होगा। तो उस केस में हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड को इस फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, माने x y z तीनों में। तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू x में कितना होगा, E अलोंग x आई कैप होगा x एक्सिस में, फिर एक y एक्सिस में वैल्यू होगा E y j कैप के साथ, फिर एक z एक्सिस में वैल्यू होगा E z k कैप के साथ। समझ गए? ये होगा। और जो आपका r वेक्टर था, माना कि जो पोजीशन वेक्टर था, वो भी पूरा आपका x और y और z में सब में रहेगा। तो dx मान लीजिए i में है, dy मान लीजिए j में है,
और dz मान लीजिए k में है। तो इसमें आप जो है चेंज इन पोटेंशियल जो है कैसे निकालिए। तो अभी हम आपको फॉर्मूला बताए कि अगर आपको dv चाहिए तो dv के लिए आपको माइनस करना है E डॉट डी आर, माइनस ऑफ E डॉट डी आर। अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए आप E का R के साथ, माइनस रहने दीजिए जैसा है। तो इसका डॉट उससे करेंगे तो I वाला को J वाला को और K वाला को खाली गुना करना है। तो ये हो जाएगा EX dx प्लस ये क्या हो जाएगा EY dy, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EZ dz। समझ गए आप। तो ये आपका dv आ गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिया रहेगा तो कोई बात नहीं भाई, डॉट प्रोडक्ट करना तो हमको आइबे करता है। तो इस तरह से आप dv जो है निकाल लीजिएगा चेंज इन पोटेंशियल। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं। अगर मान लीजिए इसका उल्टा पूछा कि आपको dv दिया है, dx दिया है और पूछा ex बताइए, बात समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा जगह पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करके भी हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको केवल ex चाहिए, तो ex आप और दिया हुआ है कि y एंड z आर कांस्टेंट, तो y और z को कांस्टेंट मान करके हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल v बाई डेल x। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। साथ में माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे, ठीक है। माने कि कोई एक इक्वेशन होता है ना जिसमें कि x y z तीनों दिया हुआ, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ इस तरह से v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। अब आप इसमें से ex निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ex अगर आप निकालना चाहते हैं तो ex निकालने के लिए आप y को कांस्टेंट मानिएगा और डेल v को नेगेटिव के साथ v को x के साथ पार्शियली क्या करिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2x। समझ गए। तो ये चीज आप यहाँ से इस फॉर्मूला से सीख सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कोई एक पोटेंशियल दिया हुआ है जिसका वैल्यू में x y दोनों है और आपको ex निकालना है, तो ex निकालने के लिए आप v का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के साथ कर दीजिएगा, माइनस तो रहेगा ही। समझ गए। उसी तरह से अगर आप ey निकालना चाहते हैं तो ey निकालने के लिए आप माइनस तो रहेगा ही, ey निकालने के लिए आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करिएगा y के रेस्पेक्ट में। अगर आप ez निकालना चाहते हैं तो v का पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा z के रेस्पेक्ट में। समझ गए। तो ये कुछ नहीं है, ये आसान चीज है। इस पे अगर एक दो क्वेश्चन आपको दिखा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग कैसे करते हैं। ये आप नोट कर लिए होंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है किसी पॉइंट मास के लिए या किसी रिंग के लिए या किसी स्फीयर के लिए किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, ये बहुत आसान है, अभी हम लोग कर भी लिए हैं इसको। आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक मास है कैपिटल M, इससे r डिस्टेंस पर हमको यहाँ पर P पॉइंट पर फील्ड चाहिए, तो फील्ड एट P इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, gm/r² हो जाएगा। आसान है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। हाँ, डायरेक्शन अगर लिखना है आपको तो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, तो डायरेक्शन इसका जो होगा ये नेगेटिव होगा OP का। तो ये अभी हम आपको बता भी दिए हैं, वैसे तो इसका कोई खास यहाँ रोल नहीं है। मेन हम लोग समझते हैं कि अगर एक हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है तो उससे कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सेकेंड आ जाता है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। अब इस रिंग का कुछ मास होगा, कुछ रेडियस होगा। तो मान लीजिए कि रिंग ऐसे रखा हुआ है, इसके एक्सिस पे निकालना है, ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो देखिए, इसका मास m है और रेडियस जो है वो a है और हमको r दूरी पर पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पोटेंशियल निकाले थे ना, सेम प्रोसेस इसमें भी चलेगा, इसीलिए थोड़ा सा तेजी में बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जैसे पॉइंट है तो ये पॉइंट का मास मान लीजिए कि एलिमेंट है तो dm मास है, इसकी वजह से हम P पर निकाल लेते हैं, इसकी वजह से हम लोग P पे निकाल लेते हैं। अब देखिए, पॉइंट P पर जो आपका यहाँ पर फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, मान लीजिए कि DE है वो, तो ये एंगल अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल अल्फा है,
ठीक है। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो इसका एक कंपोनेंट जो आएगा वो इस तरफ आएगा, वो कितना आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा डी कॉस अल्फा। समझ रहे बात। अब इसी का कंपोनेंट अगर इधर लिखेंगे डी का तो कितना आएगा, डी साइन अल्फा। तो ये जो डी साइन अल्फा है ये कट जाएगा। कैसे कि अगर एक सेम मास हम लोग इसके ऑपोजिट में ले लिए होते, यहाँ पर ले लिए होते डीएम मास, और इसका इसकी वजह से पी पर निकालते हैं हम लोग, तो उसका एक वैल्यू इस तरफ आता डी कॉस अल्फा और एक इधर आता डी साइन अल्फा इसका ऑपोजिट में, तो ये कट के कैंसिल हो जाता है, सिमेट्रिकल है ना। तो सिमेट्रिकल पोजीशन की वजह से ये जो डी साइन अल्फा का वैल्यू है ये ऊपर नीचे जो है कैंसिल हो जाता है। मतलब कि जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड हमको मिलेगा ये केवल और केवल डी कॉस थीटा जो है, कॉस अल्फा सॉरी डी कॉस अल्फा जो है वही देगा। बाकी जो डी साइन अल्फा वाला वैल्यू है वो हमको कोई योगदान, कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं देगा। इसीलिए अगर एक एलिमेंट की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिख रहे हैं तो वो कितना होगा, ये पॉइंट मास माने थे ना, तो इसकी वजह से P पर हो जाएगा GM बाई ये वाला दूरी, ये दूरी है, ये कितना है √A² प्लस R²। ठीक है। इसी तरह का बहुत सारा एलिमेंट लिया जाएगा तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा वो इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, इस वाला का करना है। क्यों? क्योंकि इसका दो कंपोनेंट है, एक है डी कॉस अल्फा, एक है ऊपर की तरफ डी साइन अल्फा। डी साइन अल्फा वाला कोई योगदान दे ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको लिखना है तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डी का इंटीग्रेशन ना करके डी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे तो काम हो जाएगा। अब इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, देखिए जी कांस्टेंट है, ये भी टर्म कांस्टेंट है। आप रेडियस थोड़ी बदल दीजिएगा, ए का वैल्यू जो दूरी जितना दूरी पर निकालना है वो थोड़ी बदल दीजिएगा। आपका जो एंगल अल्फा है वो सब जगह सारा एलिमेंट के लिए सेम ही एंगल होगा। सरकमफेरेंस को आप जोड़ रहे हैं पी से तो ये एंगल अल्फा कांस्टेंट रहेगा, केवल वेरिएबल होगा मास। मतलब एक मास, दूसरा मास, तीसरा मास, इस तरह से सारा एलिमेंट का मास जुड़ते जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल मास। तो ये हो जाएगा GM cos अल्फा डिवाइडेड बाई √A² प्लस R²। ये जो वैल्यू आया है ये ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रिंग है। अब देखिए cos अल्फा को लिखा जा सकता है, cos अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, पर बेस ये वाला R बाई हाइपोटेनस। तो हम वहां पर E = GM R अपॉन √ हाइपोटेनस। ठीक है। और पहले से ये रूट में था कि नहीं था, ठीक है। अच्छा ये वाला जो वैल्यू है R² है ना, हाँ वही तो हमको भी लग रहा था, GM बाई ये R² होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले से क्या है A² प्लस R²। अब देखिए यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1/2, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा GM, ठीक है, ये R तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाई A² प्लस R² का पावर में 3/2। ये याद रख लीजिए कि अगर आपके पास एक तो रिंग है तो उस रिंग की वजह से अगर आपको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू तो आप लिख सकते हैं GMR बाई A² प्लस R² का पावर में 3/2। अब मेरा बात को ध्यान से याद रखिएगा कि यहाँ पर जो स्मॉल r है वो दूरी है सेंटर से, कितना दूर पर मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। A जो है वो यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल है, उसके बाद और कोई टर्म तो है नहीं, ये मास है रिंग का, जी यहाँ पर कांस्टेंट है। ये हम लोग डिराइव कर लिए कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, शॉर्टकट है, आसान है, एकदम समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है तो उसकी वजह से हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड उसका एक्सिस पे कैसे निकालेंगे। तो डिस्क जो होता है उसका एक्सिस मतलब कि सेंटर से कितना आगे या कितना इधर, जिधर भी लेना है। तो देखिए हम अभी रिंग का एक ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लिए, उसी का यूज इसमें कर लेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका डिस्क है, बोलिए सर ये कैसा डिस्क है, तो अरे साइड व्यू देख रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा टेढ़ा होके देख रहे हैं इसीलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये हो गया सेंटर। अब इस सेंटर से हम लोग को r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू चाहिए पॉइंट P पर। देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट हम लोग लेंगे, ये एलिमेंट एक रिंग लेंगे।
पॉइंट एलिमेंट नहीं लेंगे, पॉइंट एलिमेंट अभी लिए थे रिंग में, तो डिस्क में हम लोग एक एलिमेंट लेंगे जो रिंग होगा, ठीक है। तो जो रिंग होगा वो कैसा होगा, ये रिंग है। अब ये रिंग जो है ना ये थोड़ा मोटा है, मतलब इसका कुछ थिकनेस भी है, थिकनेस आप 0 थोड़ी ले लीजिएगा, इसका कुछ थिकनेस है, वो थिकनेस के बारे में भी बता रहे हैं कितना है, तो बना लेने दीजिए हमको, ठीक है। इतना थोड़ा सा थिक है, समझ रहे होंगे आप। तो देखिए हम इस डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका रेडियस है x और इसका थिकनेस है dx, रेडियस है x, थिकनेस है dx। इस रिंग की वजह से अगर हम P पॉइंट पर निकालेंगे क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो कितना होगा। अभी इसका फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, इसका फॉर्मूला अभी लिखे थे कैपिटल G m स्मॉल r बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर में 3/2, अभी निकाले। तो ये वाला रिंग की वजह से P पर अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना होगा तो रिंग का फॉर्मूला अभी डिराइव किए हैं, उसी को लिखेंगे, लेकिन उसमें मास ऑफ रिंग भी था, मतलब कि इस रिंग का मास को निकालना एकदम जरूरी है। तो निकाल लेते हैं, देखिए तो रिंग, मास ऑफ रिंग, एलिमेंट रिंग, मास ऑफ रिंग जो एलिमेंट लिए हैं इक्वल टू टोटल मास m है बाय टोटल एरिया, रेडियस a है इसका मास m है, रेडियस a है, ठीक है, इस डिस्क का। तो टोटल मास बाय टोटल एरिया इनटू इस रिंग का एरिया। देखिए ये जो रिंग है ना, ये रिंग का चौड़ाई है dx और इसका जो लंबाई है मतलब 2πx सरकमफेरेंस लेंथ हो गया और चौड़ाई dx हो गया, ब्रेड्थ लिख दिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दिए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका एरिया हो जाएगा रिंग का 2πx dx, पाई और पाई कट गया तो ये हो जाएगा 2m x dx बाई a स्क्वायर। ये जो मास है ना ये हम लोग का रिंग का मास है, ठीक है। अगर आपको रिंग का मास पता है, अगर आपको रिंग का मास पता है तो इस वाले रिंग की वजह से P पर हम लोग कितना लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि फील्ड एट P ड्यू टू दिस रिंग एलिमेंट। देखिए तो आपको चौक ये ठीक लग रहा है क्या, हमको देख लेने दीजिए। ठीक है, इस थोड़ा सा हम कलर चौक यूज करना स्टार्ट किए हैं। पिछला वीडियो तक देखिएगा तो हम वाइटे चौक से लिख रहे थे, पूरा कलर चौक था ही नहीं, तो हम आज लेके आए तो आपको कलर चौक थोड़ा थोड़ा, उससे क्या होगा कि मतलब समझ में ज़्यादा आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आदमी बदल गया, आदमी वही है, बस इससे आपको पता चलेगा, दिखेगा ज़्यादा अच्छा से। तो देखिए फील्ड एट P ड्यू टू दिस रिंग, तो P पर हम फील्ड निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है DE लिख रहे हैं क्योंकि स्मॉल फील्ड होगा रिंग की वजह से। तो DE इक्वल्स टू G, मास कितना है 2mx dx बाई a स्क्वायर gm स्मॉल r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस रेडियस x स्क्वायर का पावर 3/2। पिछला वाला में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था, a क्या था वहाँ पे, रेडियस था उस रिंग का, तो इस रिंग का रेडियस a थोड़ी x है ना, इसलिए वहाँ पे लिखेंगे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। अब कुछ नहीं करना है, आपको टोटल फील्ड चाहिए, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा अगर हम लोग रिंग मिलाते जाएंगे, छोटा रिंग बड़ा रिंग बड़ा रिंग बड़ा रिंग बड़ा रिंग बड़ा रिंग, पूरा सब एक साथ जोड़ दीजिए तो डिस्क बन जाएगा। इसीलिए इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, जिसमें कि x का वैल्यू को यहाँ से चालू करके यहाँ तक ले जाएंगे, मतलब 0 से लेकर के a तक, a रेडियस है इस डिस्क का। तो जो कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, g 2m a स्क्वायर, ये नहीं है, इसमें x है, x वेरिएबल है, ये r, तो ये सब बाहर ले लीजिए। तो 2gm r बाई a स्क्वायर और इंटीग्रेशन में चल जाएगा x dx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2 और इसका लिमिट होगा 0 से लेके a तक, x वेरिएबल है। तो
तो देखिए इसका जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे ना वो हम अलग से करके बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। हम इस तरफ वाला मिटा देंगे पूरा। देखिए वो इंटीग्रेशन पहले सीख लीजिए कि कैसे करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि पुट आर स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन 12 का टॉपिक है, ठीक है। 11 में इसका जरूरत पड़ता है, शुरू में बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है। एक प्लेलिस्ट होगा मैथमेटिकल टूल्स करके, उसमें देखिएगा इंटीग्रेशन समझाया गया है। नहीं तो अगर पहले पढ़ना चाहते तो 12 के अंदर एक प्लेलिस्ट होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें भी जाके मैथ का लेक्चर है, वो 12 का है, लेकिन आप पहले ही पढ़ सकते हैं। तो पुट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, मान लीजिए ऐसा हम मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ, अच्छा ये ए कहाँ से आ गया है, ये तो एक्स है ना यार, वही तो ये एक्स ना आएगा वहाँ। हाँ, तो हम लोग आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं जेड स्क्वायर। अब कर देते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये होगा 2x dx और ये होगा 2z dz। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x dx इक्वल टू z dz। अब देखिए कि जो वहाँ पर x dx ऊपर में था, इसके जगह पर क्या लिखा जा सकता है, तो z और dz। तो इंटीग्रेशन में x dx के जगह लिखेंगे z और dz डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं z का स्क्वायर, और इसका होल पावर में है 3/2। ये 2 और 2 कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको z क्यूब लिख दे रहे हैं। अब यहाँ से एक z कटेगा, तो ये आ जाएगा dz बाई जेड स्क्वायर। फिर इसको लिख देंगे z का पावर -2 dz। इसका इंटीग्रेशन आराम से किया जा सकता है, z का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, मतलब कि ये -1 है, और ये z का पावर -1 मतलब 1/z। और z कितना था, z था √अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आराम से इंटीग्रेशन आ गया, तो वहाँ डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं। हम इंटीग्रेशन अलग से किए और ला करके यहाँ पे रख देंगे पूरा इंटीग्रेशन के जगह पर, ठीक है। तो E इक्वल टू, देखिए ये वही रहेगा 2gmr बाई ए स्क्वायर, ये तो वही रहेगा। इसका वैल्यू आया है 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में 1/2, जिसका लिमिट होगा 0 से a। अब अगला काम है लिमिट का वैल्यू बैठाना, नोट करिए, मिटाएंगे। अगला काम है लिमिट का वैल्यू बैठाना, तो e बराबर हो जाएगा 2gmr बाई ए स्क्वायर। एक बार a रखिए x के जगह, तो 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस, एक बार 0 रखिए तो 1/r स्क्वायर का रूट 1/r, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए कि आप जो है, अच्छा ये जो माइनस था इसके साथ ही तो हम छोड़ दिए, तो माइनस वही ना, -1/z ना आया था जी, तो ये माइनस यहाँ रहेगा ना, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, वैसे कोई ब्लंडर नहीं हो गया है यहाँ पे, वो -1/z आया था यहाँ पर, वही -1/z रख दिए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर यह आएगा E इक्वल टू 2gmr बाई ए स्क्वायर। अब ये r को अंदर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा -r बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 + 1। तो अगर इसको सजा के लिखना है तो फाइनली E इक्वल टू हो जाएगा 2gm बाई ए स्क्वायर 1 - r बाई √अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो आया है ना, ये जो आया है 2gm बाई ए स्क्वायर, 2gm बाई ए स्क्वायर 1 - r बाई √अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हम लोग का है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ डिस्क एक्सिस पे, जिसमें कि r हमारा सेंटर से जहाँ निकालना उसका दूरी a रेडियस है डिस्क का, m मास है डिस्क का, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है।
कोई कोई बुक में जैसा कि हम देखे हैं एक तो फॉर्मूला और लिखा रहता है, इधर से लिखते हैं, एक तो फार्मूला जो है और यहाँ दिख रहा होगा, एक तो फार्मूला जो है और लिखा रहता है कि E = 2gm/a² 1 - cos थीटा, ये भी लिखा रहता है। तो ये सेम फार्मूला है। कैसे सेम है देखिए, एक तो डिस्क है मान लीजिए इस तरह से, इसका रेडियस है a और इसका एक्सिस से r दूरी पर निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, a² + r² होगा। तो ये थीटा है अगर, तो cos थीटा यहाँ से क्या लिखिएगा, cos थीटा लिखिएगा r/this बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना, इसी को लिख दिया है cos थीटा, ठीक है, कोई अलग नहीं है, सेम फॉर्मूला है। तो ये हो गया पूरा डेरिवेशन हम लोग किए कि जैसे डिस्क है तो उसके एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगला समझिए कि स्फेरिकल सेल अगर है, ठीक है, शेल है, स्फेरिकल शेल है, तो उसमें अगर हम लोग को निकालना पड़ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड उसका एक्सिस पर निकालना है, तो इसमें थोड़ा सा केस आ जाता है। क्या केस आ जाता है कि एक बाहर पॉइंट के लिए और एक अंदर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो बाहर पॉइंट वाला तो सब निकाल के बताएंगे, अंदर पॉइंट वाला भी निकाल के बताएंगे, लेकिन वो आएगा 0। देखिएगा 0 कैसे आता है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना वो मास की वजह से होता है। अब आप स्फेरिकल सेल मतलब समझ रहे होंगे, पोटेंशियल में पढ़ाए थे, और उसी मेथड को हम यहाँ भी हम यहाँ पर भी लगाएंगे। मतलब कि जो मेथड हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाले थे ना सेल का, स्फेरिकल सेल का, सेम मेथड को इसमें भी लगाएंगे। मतलब कि एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। वही मेथड यहाँ भी है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, लेकिन मेथड एकदम सेम टू सेम वही रहेगा, ठीक है। तो उसको देखिएगा तो ये भी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, समझते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए अगला टॉपिक जो है वो है फील्ड ड्यू टू, ये नंबर है आपका 4 नंबर, ठीक है। देखिए इसमें वही तरीका अपनाएंगे जो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कराए थे, सेम उसी तरह से करके बताएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक शेल है, ठीक है, और इस पॉइंट पर हम लोग को ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो सेंटर से ये r दूरी पे है, शेल मतलब समझते हैं ना, पूरा खोखला रहेगा, अंदर में स्फीयर रहेगा, पूरा अंदर खोखला रहेगा, और इसका सेंटर से P पॉइंट तक डिस्टेंस जो है r है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सेल है इसमें एक तो रिंग बनाएंगे, मतलब इस सेल को पूरा गोल करके एक तो रिंग यहाँ से काट लेंगे। इस तरह से दूसरा कलर ले रहे हैं, इस तरह से हम लोग एक तो रिंग जो है यहाँ पे ऐसे, एक तो रिंग ऐसे करके निकाल लेंगे इससे, ठीक है। ये पूरा पीछे तक रहेगा, ऐसे रहेगा, ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। और इस रिंग का वजह से हम लोग P पर पहले लिख देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि रिंग की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसका फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिराइव किए थे। तो रिंग वाला फॉर्मूला हम लोग का क्या था, रिंग वाला फॉर्मूला अभी आपको हम बताए थे, कितना था, GM, ये वो फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे ताकि इसके जरिए समझ में आपको आएगा। GM cos अल्फा बाई r², ठीक है, GM cos अल्फा बाई z², सॉरी ये था। अब इसमें m मास है, g उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अल्फा जो था ना वो ये वाला एंगल था, ये वाला, ये एंगल अल्फा था। रिंग का जो सरकमफेरेंस P तक बनाएगा वो अल्फा एंगल था, और यहाँ पे Z जो था यही वाला Z का भी वैल्यू था, ठीक है। तो मान लीजिए जो सेल है इसका मास m है और इसका रेडियस a है, ठीक है। ये सेल का मास m है और इसका रेडियस a है। तो ये जो रिंग होगा ना, ये रिंग आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, इस रिंग का रेडियस a नहीं रहेगा, इस रिंग का रेडियस रहेगा a
मान लीजिए कि थीटा एंगल पे लिए हैं, तो ए साइन थीटा इसका रिंग का रेडियस होगा और बेस हो जाएगा ए कॉस थीटा, तो वो भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये होगा ए कॉस थीटा, और ये जो रेडियस होगा इस रिंग एलिमेंट का जो रेडियस होगा ये होगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो z कितना होगा, तो z यहाँ पर होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से देखिए ये वाला, ये पाइथागोरस थ्योरम से आप देख रहे हैं ना, ये z स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो a साइन थीटा z स्क्वायर इक्वल टू a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना ये आपका पूरा r में से इसको घटा दीजिए, तो r माइनस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वो मिलके a स्क्वायर ही बचेगा, पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये सेम वैसे ही है जैसे पोटेंशियल वाला था, प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा -2ar कॉस थीटा। ठीक है, तो जेड स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आ गया है, जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -2ar कॉस थीटा। समझ गए? तो देखिए ये जेड स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे आ गया है, इसको रख लेते हैं, इसका यूज हम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, एक और वैल्यू हमको चाहिए होगा, वो भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये ट्रायंगल आप देखेंगे तो इस ट्रायंगल में ए हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ये वाला कितना होगा, अगर जेड का कंपोनेंट, ये जेड है ना, ये पूरा लाइन जो आप देख रहे हैं ये क्या है, जेड है, तो ये जेड का जो बेस होगा ये होगा जेड कॉस अल्फा, और ये पूरा आर है, मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है आर माइनस जेड कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये जो है ये आपका कितना हो सकता है, जेड साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पर से आपको जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये जेड स्क्वायर बचेगा और ये वाला हो जाएगा -2rz कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा कैसे होगा देखिएगा, ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए रिंग। यहाँ पर हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग का मास हमको अभी तक नहीं पता है, तो इस रिंग का मास अगर निकालना चाहते हैं तो इस रिंग का मास मान लीजिए dm है, तो इस रिंग का मास ऐसे निकालिएगा, मास बाई टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना होगा 4πa स्क्वायर, पूरा स्फेयर का एरिया, टोटल मास बाई टोटल एरिया इनटू इस रिंग का एरिया। देखिए इस रिंग का एरिया निकालना है तो इसका लेंथ होगा 2πa साइन थीटा, सरकमफेरेंस 2πa साइन थीटा, और थिकनेस जो ये थिकनेस होगा ये कितना होगा, देखिए मान लीजिए कि इसका थिकनेस एंगल में अगर देखेंगे तो ये एंगल में है डी थीटा, एंगल में थिकनेस है डी थीटा, तो इसका लीनियर थिकनेस कितना हो जाएगा ए डी थीटा, है ना। जैसे कोई भी आर्क होता है उसका एंगल अगर थीटा है और इसका रेडियस आर है तो ये लेंथ होता है आर थीटा, उसी तरह से ये वाला थिकनेस अगर हमको चाहिए तो ये थिकनेस निकालने के लिए आप सिंपल ऐसे सोचिए कि यहाँ पर इस रिंग का एंगुलर विड्थ कितना है, तो इस रिंग का एंगुलर विड्थ हम लोग ले रहे हैं डी थीटा, तो एंगुलर विड्थ अगर आपका डी थीटा है, ठीक है, तो इसका लेंथ हो जाएगा ए डी थीटा, है ना, ए में डी थीटा। समझ रहे बात, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये मोटाई है डी थीटा और इसका लेंथ कितना है ए, तो आपका जो लीनियर लेंथ होगा वो हो जाएगा ए डी थीटा, इसीलिए इसका लीनियर लेंथ हम लोग लिख दिए ए डी थीटा। समझ रहे बात, और इसका सरकमफेरेंस होगा 2πr, मतलब कि 2πa साइन थीटा, तो एरिया हो जाएगा 2πa साइन थीटा इंटू थिकनेस ए डी थीटा। ठीक है, तो dm हो जाएगा m बाई 2 साइन थीटा
डी थीटा। ठीक है, मतलब इस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, फील्ड एट P ड्यू टू रिंग, तो ये हो जाएगा मान लीजिए DE इक्वल टू GM cos अल्फा बाई जेड स्क्वायर। तो ये लिख देंगे हम लोग GM के जगह लिख देंगे m/2 साइन थीटा डी थीटा इंटू कॉस अल्फा बाई जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी जाकर के पूरा स्फेयर का मिलेगा। तो इसमें हम चाहते हैं कि जितना भी टर्म है वो जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम करें, सबको जेड में बदल दें हम। तो देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, किस तरह से हम इसको इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए ना कि जो पहले निकाल के रखे हैं ना उसका यूज कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप अल्फा को हटा दीजिए, कॉस अल्फा को हटा दीजिए, साइन थीटा डी थीटा को हटा दीजिए। तो इसको हटाने के लिए आप ये दोनों इक्वेशन जो हम पहले निकाल के रखे थे यहाँ पे, इसका यूज आप कर सकते हैं। देखिए इसको अगर दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मान लीजिए वो 1 है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2z dz इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। और इसका cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा क्या, माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2ar साइन थीटा डी थीटा। तो इससे आपको साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, जेड डी जेड बाई ए आर। तो ये रख दीजिएगा, उसमें साइन थीटा डी थीटा हट जाएगा। कॉस अल्फा इससे निकाल सकते हैं, तो 2 वाला से कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, उधर ले जाएंगे आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2rz। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, कॉस अल्फा बराबर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2rz। तो ये कॉस अल्फा हट जाएगा, सब जेड के टर्म में आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा हट जाएगा, सब जेड के टर्म में आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए इसको लिख लीजिए, हम मिटा रहे फिर उसमें इसको पुट करेंगे। देखिएगा, तो देखिए DE इक्वल टू GM/2 साइन थीटा डी थीटा को लिख देंगे जेड dz बाई dr, और कॉस अल्फा को लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2rz और डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा रिप्लेस हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अच्छा, ये ए आर है, यहाँ डी आर लिख दिए हम, ए आर। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए एक जेड कट जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये हो जाएगा GM dz बाई 2ar स्क्वायर, 2 और 2 4ar स्क्वायर, और यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, आप समझिए इसको पॉज करके कैसे लिखे हैं। बात बराबर है, दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए हैं। तो ये फाइनल आ जाएगा GM बाई 4ar स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर dz। ये फाइनल है, इसी का हम इंटीग्रेशन जो है करेंगे, ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको नीचे मिटा रहे हैं हम। देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड हमको मिल जाएगा, जिसमें कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट, 4ar ये सब कांस्टेंट है, खाली Z चेंज करेगा। मान लीजिए आप एलिमेंट यहाँ पर लेंगे ना, तो Z यहाँ से यहाँ जाना होगा, तो वो फिर चेंज हो जाता है, इसलिए Z वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन में जाएगा, इंटीग्रेशन में ये जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर।
dz। अब इसका लिमिट देखिए कैसे रखा जाता है, लिमिट का वैल्यू देखिए आपका, अगर ये पूरा रिंग जो है यहाँ से यहाँ रिंग, फिर और बड़ा रिंग, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से बहुत सारा रिंग अगर एक एक करके लगाएंगे तो ये स्फेरिकल सेल बन जाएगा। तो जब आप यहाँ पे हैं, ठीक है, तो आपका z कितना होगा, तो उस टाइम में देखिए आपका जो z होगा वो कितना होगा, और जब आप पूरा यहाँ पहुँच जाइएगा तब आपका z कितना होगा, ये लिमिट हमको देखना पड़ेगा। तो लिमिट का वैल्यू दो तरह से रखा जाएगा, एक आउटसाइड पॉइंट के लिए, एक इनसाइड के लिए। तो जैसे ये जो e है इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, फिर लिमिट रखेंगे, ठीक है। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका z हो जाएगा, और ये z स्क्वायर है तो -1/z मतलब प्लस a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई z, ये इंटीग्रेशन होगा। मान लीजिए लिमिट जो है x से y है, x से y का वैल्यू हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसको पूरा कि ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड आया है। अब इसी का इंटीग्रेशन जो है हमको करना है, एक बार आउटसाइड के लिए निकालेंगे हम, फिर एक बार इनसाइड के लिए, इसको लिख लीजिए। देखिए लिमिट वेरी करेगा आपका, थीटा यहाँ से 0 से ले करके थीटा अगर 180 हो जाता है तो पूरा रिंग सब मिल करके स्फेरिकल सेल बन जाएगा। माने कि थीटा 0 से ले करके थीटा कहाँ तक, 180 तक। थीटा अगर 0 से ले करके 180 तक रहेगा तो हमारा काम जो है यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो देखिए हम लोग का एक फॉर्मूला निकाले थे कि z स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू अगर 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा z स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar। तो ये कितना है, ये आपका a माइनस r का होल स्क्वायर है ना, ये आपका क्या a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो z बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस r। लेकिन अगर आपका जो a ज़्यादा, a रेडियस है, r क्या है, आउटसाइड पॉइंट है, तो उस केस में आप a माइनस r नहीं रख सकते हैं, है ना। उस टाइम आपको क्या रखना पड़ेगा, r माइनस a, क्योंकि आप आउटसाइड पॉइंट लीजिएगा तो आउटसाइड पॉइंट में आपका r ज़्यादा ना होगा, तो ये a माइनस r नहीं लिख सकते हैं आप। इसको क्या लिखना पड़ेगा, r माइनस a, r माइनस a का होल स्क्वायर करिएगा तो वही आएगा। इसीलिए z का वैल्यू r माइनस a, अगर थीटा आप रख देते हैं 180 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar। तो इस केस में z बराबर r प्लस a। तो थीटा अगर 0 से पाई तक जाएगा तो z कहाँ से कहाँ जाएगा, r माइनस a से लेके r प्लस a तक जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए एक बात हम आपको बता दे रहे, सेम प्रोसेस है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में किए थे, इसलिए इसको जरूर देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो r माइनस a से r प्लस a तक हम लिमिट डाल देते हैं, इसको लिखिए, ठीक है। फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट, अगर हम लोग को आउटसाइड में इस स्फेरिकल सेल का चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड, तो r माइनस a से r प्लस a तक z को इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू रख देते हैं। तो gm/4ar स्क्वायर। अब देखिए एक बार r प्लस a रखना है यहाँ पे, फिर माइनस लगा के r माइनस a, हो गया। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये होगा a माइनस r a प्लस r। तो ये a प्लस r कट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस r खाली बचेगा। ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे r माइनस a। तो अगर एक a माइनस r कटेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ऊपर में क्या बचेगा, a प्लस r बचेगा, ये कट जाएगा, समझ रहे बस। तो ये हो जाएगा gm/4ar स्क्वायर, यहाँ बचेगा r प्लस a माइनस r प्लस a, ये माइनस ब्रैकेट में रख के करिए ज़्यादा ठीक रहेगा, r माइनस a प्लस r। अब इसको निकालिए ब्रैकेट से बाहर, तो gm/4ar स्क्वायर, देखिए ये r और r कट जाएगा, ये बचेगा 2a और उधर माइनस r प्लस a, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a प्लस r। अब देखिए 2a और यहाँ पे 2a, 4a और r कट गया,
ये 4a कट गया, यहाँ से सारा कट गया। देखिए एकदम सिंपल आ गया कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो होगा Gm/r²। अब आप एक बात बताइए कि एक पॉइंट मास अगर रहेगा जिसका मास m है और उससे हमको r दूरी पर निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो क्या फॉर्मूला लिखिएगा? तो Gm/r² लिखिएगा ना। तो यहाँ पर ये समझ आ गया कि अगर एक स्फेरिकल सेल है उसके आउटसाइड पॉइंट में आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो उस स्फेरिकल सेल को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया जा सकता है और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना होगा। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग को अंदर पॉइंट में ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए तो कैसे निकालेंगे? इनसाइड पॉइंट, देखिए इनसाइड पॉइंट में आपका जैसे ये शेल है ना, ये सेंटर है, हमको यहाँ पर निकालना है, ये दूरी r है, ठीक है। तो जब आप यहाँ रहिएगा, ठीक है, ये रेडियस पूरा a है, तो आपको z का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा? a-r से पूरा यहाँ तक कितना? a+r तक, समझ रहे हैं? अब यहाँ पर क्या हो गया? r छोटा हो गया है, r क्या हो गया है? छोटा हो गया, r इज लेस देन a। मतलब आप r - a नहीं लिख सकते आप, अब आपको लिखना होगा a-r। तो जो फॉर्मूला था dE का वो क्या था? वो था Gm/4ar², 1 माइनस इंटीग्रेट करने के बाद z प्लस a² - r²/z, ठीक है, z प्लस a² - r²/z। इसमें आपको a-r से a+r तक रखना है। अब देखिए ये 0 आ जाएगा, कैसे? देखिए E इक्वल टू हो जाएगा Gm/4ar²। अब इसमें एक बार a+r प्लस ये a-r, a+r में तोड़ दीजिए और नीचे क्या रखेंगे? a+r, फिर माइनस, फिर यहाँ पे रखिए a-r प्लस, इसको तोड़ दीजिए a-r, a+r में और नीचे रखिए a-r। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू, ये कट जाएगा और ये वाला एक कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा Gm/4ar² a+r प्लस a-r माइनस a+r माइनस a-r, ठीक है। देखिए a 2a कट गया, फिर यहाँ r-r कट गया, r-r कट गया, सब खत्म। तो यहाँ पे आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड 0। तो जब भी आप इनसाइड पॉइंट का बात कीजिएगा तो आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 0 होगा। तो ये आप समझ गए ना कि किस तरह से जो है इनसाइड पॉइंट में ग्रेविटेशनल फील्ड स्फेरिकल सेल का जो होता है वो 0 होता है। पूरा डेरिवेशन हम आपको बता दिए। अब अगला जो लास्ट इसमें आता है वो आता है कि सॉलिड स्फीयर अगर है तो उसकी वजह से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा आउटसाइड और इनसाइड पॉइंट में, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सॉलिड स्फीयर, देखिए एक सॉलिड बहुत आसान है इसका, इसमें कोई झमेला नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखिए एक हम ले रहे हैं यहाँ पर एक स्फीयर ले रहे हैं, सॉलिड है पूरा, इसका मास m है, रेडियस r है। इससे हमको पॉइंट P पर चाहिए, आउटसाइड में है, जिसका दूरी है r। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम एक तो शेल एलिमेंट मानेंगे पूरा। अगर एक छिलका टाइप निकालिएगा तो एक शेल मिलेगा जिसका रेडियस मान लीजिए कि x है, या रहने दीजिए ये और आसान कर देते हैं, जिसका मास मान लीजिए dm है। तो अभी हम आपको बताएं कि स्फेरिकल सेल के आउटसाइड पॉइंट में अगर आपको फील्ड चाहिए तो उस स्फेरिकल सेल को एक पॉइंट मास की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर P पर अगर फील्ड चाहिए, फील्ड एट P ड्यू टू दिस एलिमेंट सेल, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा? यहाँ पे सिंपली आप लिख दीजिएगा DE बराबर Gm/r²। अगर टोटल सेल के लिए चाहिए तो फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, तो आप इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए तो टोटल फील्ड आपको P पे मिल जाएगा। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये दूरी कांस्टेंट है, केवल dm का ना इंटीग्रेशन होगा, तो हो जाएगा G/r² इंटीग्रेशन ऑफ dm, जो कि टोटल मास है। dm का इंटीग्रेशन टोटल मास दे देगा। तो मतलब कि अगर एक सॉलिड स्फीयर का बात करेंगे हम लोग तो उसमें भी अगर आउटसाइड पॉइंट में आपको फील्ड चाहिए तो एक सॉलिड स्फीयर को पॉइंट मास की तरह से ट्रीट करके उसका फील्ड निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
लेकिन इनसाइड पॉइंट के लिए जब निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया आउटसाइड पॉइंट में। अब देखिए इनसाइड पॉइंट में कैसे निकालेंगे। चलिए अब हमारा पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस मान लीजिए a है, ठीक है। अब इसमें हम लोग चाहते हैं इस पॉइंट पे निकालना, ये रेडियस, ये सेंटर है, ये r दूरी पर एक पॉइंट है, इस पे हम निकालना चाहते हैं। तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देंगे, जैसे पोटेंशियल में किए थे ना वैसे ही, लेकिन इसका डायरेक्शन बहुत आसान है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर इस पार्ट का बात करें, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस मान लीजिए कि r है, जिसका रेडियस कितना है r है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा P पे वो इस मास की वजह से होगा, है ना। और ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका सरफेस पे पॉइंट P है, तो इस वाला एलिमेंट के लिए अगर P पर पोटेंशियल होगा तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा G इंटू इसका मास बाई दूरी r स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, बाई दूरी r स्क्वायर। अब देखिए एक बात यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि इसका मास कितना होगा। तो इसका मास देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम इनटू इस वाला छोटा एलिमेंट का वॉल्यूम। तो ये कितना आ रहा है, ये 4/3 पाई खत्म, mr³ बाई a³। यहाँ पर dm के जगह वही रख देंगे, तो g इंटू mr³ बाई a³ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, है ना। तो आ गया आपका gm r बाई a³। अब रहा बात कि ये इसका बाहर वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसकी वजह से P पर कितना फील्ड होगा। तो इसकी वजह से P पर कोई फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग अभी बात किए थे कि जो भी शेल होता है उसके इनसाइड पॉइंट में पोटेंशियल जीरो, फील्ड जीरो होता है। जैसे कि एक शेल बनाए और उसका पॉइंट P इनसाइड में है तो उसकी वजह से जो फील्ड होता है जीरो होता है। अगर आप इसमें खोखला पार्ट को देखेंगे तो देखिए कैसा दिखेगा, ये अंदर वाला, ये बाहर वाला, और यहाँ पे मास है, अंदर वाला पहले ही निकाल चुके हैं, इस पॉइंट P पे निकालना है। तो ये पॉइंट P जो है इस मास का अंदर में आ रहा है, इस मास के अंदर में आ रहा है। तो इस मास के अंदर में आ रहा है मतलब कि ये वाला जो मास है इसकी वजह से P पे पोटेंशियल जीरो ना होगा। तो केवल और केवल ये जो मास है इसी का पोटेंशियल हम बोल दे रहे हैं फील्ड। तो इसी का फील्ड जो है हम लोग को P पे दिखेगा, यही वाला मास का फील्ड खाली हम लोग को P पे दिखेगा और उसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है। तो अगर आपको इनसाइड पॉइंट पर कहीं भी r डिस्टेंस पे फील्ड चाहिए तो ये फॉर्मूला आप लगाइएगा, जिसमें r होगा दूरी जहां पर निकालना है और a होगा रेडियस सॉलिड स्फीयर का। तो इससे ये समझ आ गया कि आउटसाइड में जो हमारा फील्ड था वो था Gm बाई r स्क्वायर, और इनसाइड में जो फील्ड था वो हमारा था E इक्वल टू GmR बाई a³, ये सॉलिड स्फीयर में। तो इस वाला से ये पता चल रहा है कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर का, और इससे पता चल रहा है कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर r का। माने कि ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड में सॉलिड स्फीयर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर का, और इनसाइड में जब लेंगे सॉलिड स्फीयर का तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r का। तो इसका एक ग्राफ होता है कि अगर मान लीजिए इस तरफ फील्ड है और इस तरफ मान लीजिए r है, तो आप जब तक सेंटर से सरफेस तक नहीं पहुंचिएगा तब तक आपका फील्ड r का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा। और जैसे ही सेंटर से आप पहुंच जाइएगा सरफेस पे, उसके बाद फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, मतलब कि आगे जो ग्राफ होगा ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा इनसाइड में, और बाहर में E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर का। तो ये ग्राफ भी बताया जाता है जब आप सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन जब आप करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पूरा सारा डेरिवेशन कैलकुलेशन सब समझ में आ गया होगा। काफ़ी लंबा वीडियो था, अगर आप अंत तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन जो है हम लोग देख लिए हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड का कैसे होता है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन कैसे होता है। सरफेस, अर्थ का सरफेस पे कितना होता है, ऊपर जाते हैं तो कितना होता है, अर्थ का डेप्थ में जाते हैं तो कितना होता है, उस पर कुछ सवाल भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और हाँ, बहुत सारा बच्चा लोग सोच रहे हैं कि सर आप केवल डेरिवेशन करा रहे हैं, तो क्वेश्चन जो है उसका हम एक एक अलग वीडियो बनाते हैं, हर क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो जैसे ही ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो बना करके हम डालेंगे, ताकि अच्छा से केवल और केवल उसी क्वेश्चन पे फोकस किया जा सके और आप सीख पाएँ कि जेईई मेन हो चाहे नीट हो, उसका सवाल का गर्दा कैसे उड़ाए।